सेंसेक्स फिर 17,000 के पार चला गया है। बाजार में कहीं कोई गिरावट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। पिछले दिनों 2000 पॉइंट गिरने के बाद जिस तरह से बाजार ऊपर आया है, उससे लगता है कि बेचने वालों से कहीं ज्यादा तादाद खरीदने वालों की है। हालांकि बाजार के जानकारों की राय इस मामले पर बंटी हुई है। ऐसे में निवेशकों के सामने दुविधा यह है कि वो क्या करें, खरीदारी शुरू करें या फिर गिरावट का इंतजार करें। आपकी इसी समस्या के हल के लिए है हमारा ये खास शो सेंसेक्स एट 17,000। अब क्या करें? हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा और KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेन चौकसी, साथ ही एक बड़े निवेशक विजय केडिया भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। शर्मा जी, शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ। जाहिर है जिस तरह से गिरावट आ रही थी तो बात इस महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते के दौरान यही हो रही थी कि अब शायद यहाँ से अभी और ज़्यादा गिरावट आने वाली है। पूरी जो हमने बढ़त हासिल की है मार्च से लेकर अब तक, उसका एक बड़ा करेक्शन हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक मुश्किल से 4-5 सेशन में बहुत ही शार्प रिकवरी आ गई और फिर से तेज़ी की बातें होने लगी। तो क्या हम ये कहें कि एक मौका था नीचे खरीदने का जो लोग चूक गए? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर हम इस पूरी तेजी को एक संदर्भ में डालें कि नीचे से अगर हम देखें तो आज भी मार्केट हमारा करीब 110% ऊपर है मार्च के लोज के मुकाबले। और 1986 जब से हमारा सेंसेक्स बना है, किसी भी साल के अंदर इतनी बढ़त हमको देखने को मिली नहीं है। तो उस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि ये जो गेन्स हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स हैं और इनको सहेज कर रखना चाहिए। आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी उस इन्वेस्टर के लिए जो संयम रखता हो। लेकिन क्या पूरा पैसा साइड में रखा जा सकता है? ऐसा मैं नहीं समझता। बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। वो जब कभी भी आप उस प्रश्न पे पहुंचेंगे तब उन सेक्टर्स का सुझाव हम देंगे जहां पे पैसा इस मार्केट में 17,000 के लेवल पे भी लगाया जा सकता है, जो मार्केट से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे बाजार में ना बड़ा करेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ एक पॉकेट्स हैं जहां पे हम करेक्शन देखेंगे, कुछ सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, और एक चर्न होता रहेगा, हम एक दायरे में घूमेंगे। यहां से आगे क्या नजर आता है आपको 6 महीने के लिए? मुझे कोई अगले 6 महीने के अंदर मार्केट कोई बहुत तूफान करता दिखता नहीं। अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी की ओर देखें तो उसके मुकाबले जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता कि इंडेक्स कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में है। तो उनके अंदर मेज ठोक कर बोला जा सकता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि मार्केट से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं आपको। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर जिस दिन इंडेक्स को देखना बंद कर देगा, उसके अंदर और सेक्टर्स की ओर देखेगा, उसको हर मार्केट के अंदर निवेश के लायक स्टॉक्स और सेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन जहां पे अगर आप प्योरली इंडेक्स को देखेंगे तो आपको यही दुविधा रहेगी जिस तरह से उस आदमी को होती है जो 175वीं मंजिल पर पहुंचकर जब नीचे की ओर झांकता है, तो जिस तरह के चक्कर उसको आते हैं उसी तरह के चक्कर इस वक्त निवेशक को भी आ सकते हैं। इस लेवल पर मैं क्यों निवेश करूँ? तो मैं समझता हूँ कि इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो और सेक्टर्स को देखा जाए तो आपको काफ़ी जगह मिलेंगी। तो मेरा ये मानना है कि आप स्टॉक्स को देखें, सेक्टर्स को देखें, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी। इस लेवल पे भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन देवेन भाई, फिर भी अगर इंडेक्स पे नज़र डालें, क्योंकि इंडेक्स आखिरकार पूरे बाजार की दिशा बताता है और 17,000 का लेवल हमने पार कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि वापस से हमने पूरे नुकसान की अब भरपाई कर ली है। तो यहाँ से अब आगे देखें कि अगले कुछ महीनों में 21,000 का जो पुराना हाई था वो भी जल्द ही आ जाएगा। आई थिंक इंडेक्स जो हिसाब से वर्क कर रहा है उसके अंदर 2 या 3 चीज़ का हमेशा एक इंक्लूजन रहता है उसके अंदर। ऑफ कोर्स एक फंडामेंटल के ऊपर इंडेक्स का मूवमेंट होता है, मैं मानता हूँ डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम आई थिंक लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द इंडेक्स इज ऑल्सो ड्यू टू द लिक्विडिटी ड्रिवन ट्रेड्स. So from the perspective of I think just purely looking at index, I think it may not probably give results. मेरा ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टर को रिटर्न कमाना है मार्केट के अंदर, then they should decide very clearly that if they want to operate out of index and then earn return out of it, then definitely play around in the index, and whether it is 17,000 and then 21,000 or 17,000, 15,000 and then 21,000. But if those who are looking at I think a pure wealth creation, then for them I think it doesn't matter, because any fall in the market would become a buy opportunity. At least they will get their stocks I think relatively cheaper at that point of time generally. It would be having an exception also in some of the stocks, but I think generally you will get this. तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि करीबन 21,000 का इंडेक्स आने में कोई ऐसा मेरा कोई डाउट नहीं है, आ सकता है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक लॉट वुड डिपेंड ऑन लिक्विडिटी एंड लॉट would depend on how dollar remains against other currencies and how rupee behaves against dollar. I think on those fronts I think largely the index का जो एक कैलकुलेशन है वो मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर करना चाहिए।
लेकिन वो इक्वेशन तो मोस्टली बेहतर ही नज़र आ रहा है जहां तक बड़े निवेशकों का सवाल है। लेकिन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, आम निवेशक क्या कर रहे हैं, ये भी जानना चाहिए। विजय केरिया हमारे साथ शामिल हैं। विजय, क्या है फिलहाल स्थिति, आप क्या कर रहे हैं बाजार में इस वक्त? भाई जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो इन्वेस्टेड हूँ मार्केट के अंदर में, और मैं पूरी तरह इन्वेस्टेड हूँ। और मार्केट 17,500 का 15,500 हो भी गया था, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे को कोई चिंता का विषय नहीं लगा, और मार्केट वापस भी रिकवर हो गया है। तो मैं तो इस बाजार में मैं पूरी तरह इन्वेस्टेड हूँ, मैं यही कह सकता हूँ। और तो आप मेरा क्या मान अभी के भी चल रहे हैं बाजार कि यहाँ पे नया हाई होगा, या आपकी अपनी स्टोरीज हैं, अपने थीम है जिस पर आप पैसे लगा रहे हैं? मेरी अपनी स्टोरी और अपनी थीम है, जरूर मैं उसी पर पैसा लगाता हूँ, और मैं किसी टिप्स पे या रूमर्स पे या कोई रिपोर्ट पढ़ के पैसे नहीं लगाता हूँ। और नया हाई का जहाँ तक सवाल है, जो ये इंडेक्स ने अभी अपना जो स्ट्रेंथ दिखाया है कि 15,500 से 17,500 हो गया है, ये कुछ अलग कहानी कहना चाहता है। मेरे को 21,000 कब होगा ये मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन ये मार्केट नीचे जाने नहीं चाहता। फिलहाल अभी स्थिति ऐसी है, ये जरूर सूचना देना चाहता है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पे सारे इन्वेस्टर्स को यही समझ में आ रहा है। शर्मा जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं FIIs का कंटिन्यूस फ्लो बना हुआ है। गिरावट के दौरान जहाँ FIIs बेच रहे थे तो वहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आगे आके खरीदारी की, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हों या म्यूचुअल फंड्स हों। तो क्या काफ़ी लोग हैं जो शायद इस तेज़ी में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, और फंड मैनेजर्स को अब लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा कैश पे रह गए, मौका मिले तुरंत पैसे डालो, और ये वजह है कि बाजार नीचे नहीं जाना चाहता, जैसे कि विजय कह रहे हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारे वो लोग, भले ही वो प्रतिष्ठा वाले म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स हों या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हों, जिन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद मार्केट में एंट्री करनी चाहिए और उनको मौका नहीं मिला था, तो इस तरह के लोगों ने निवेश किया है, जिसकी वजह से मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है। और हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रिगर्स काफ़ी हैं, जो आने वाले समय के अंदर जो मार्केट्स को समय समय पर एक सपोर्ट देते रहेंगे। सबसे पहले तो ये कि कोई ऐसा बिल्स जो सेशन शुरू होता है थर्सडे से पार्लियामेंट का, उसके अंदर कुछ ऐसे बिल पास होते हैं जो रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट को एक लेग अप मिलता है। दूसरी तरफ से जो पॉलिसी जो डिसीजंस लिए हैं कि हम इतने सारे उपक्रम हैं जो सरकारी, उनके अंदर हम विनिवेश करेंगे, करीब 10% हिस्सा पब्लिक में होना आवश्यक है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज का। तो ये सब वो हैं जिनकी वजह से हमारे जो मार्केट के जो हमारे बजटरी डेफिसिट को लेके जो बात थी, उस रिस्क को इन्होंने एड्रेस किया है, तो उससे कंफर्टेबल पोजीशंस होती दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम मार्केट के रिजल्ट्स की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हम क्वार्टरली जो हमारे नतीजे हैं उनके अंदर सेल्स के अंदर गिरावट देखी गई है। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है वो या तो फिर आपके कॉस्ट कटिंग की वजह से हुई है, और या फिर आपके वन टाइम अदर इनकम है, जो आगे आने वाले समय के अंदर काफ़ी मुश्किल रहेगी। तो जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी थोड़े दूर हैं, और मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जैसा लगता है। तो अब जो कह रहे हैं वो ये कि रिफॉर्म्स की वजह से सेंटिमेंट सुधरा है, लिक्विडिटी बेहतर नजर आ रही है, जैसे कि देवेन भाई ने भी कहा, लेकिन फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस शायद उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नतीजे देखते हैं, मुनाफा देखते हैं, और फिर पी कैलकुलेट करते हैं EPS के जोर पे। लेना होगा हमें एक ब्रेक, लेकिन आगे हम सुन लेते हैं पहले कि निवेश गुरु मार्क फाबर का क्या कहना है बाजार के बारे में। The Sensex had a very big move. I think it's kind of fully priced at this stage, but some of my managers don't think so. They think it will go higher. It's possible that we go up another 10-20%, but as I said, the gravy's out. I mean, the big move is over, and I wouldn't chase stocks necessarily at this stage. It's hard to, call when the market will correct. It surely needs a correction. Everyone's hoping for it and waiting for it. We're very close to the beginning of the new year, and people don't want to take too many bets right at the end of the year to upset their NAVs. So it's all heading up actually to a very climatic first quarter of next year, Jan, Feb, March, where not only will you see very, very large inflows from foreigners and also from local insurance, but also a very large issuance calendar, both from the government as well as the private sector. मनीष चौखानी यहाँ पे कहते हुए कि शायद अच्छी खासी खरीदारी हम अगले साल की शुरुआत में ही देख पाएंगे, और अभी यहाँ से लेकर के 1.5 महीने के दौरान इतने ज़्यादा फ्लोस नज़र ना आए। हालांकि जिस तरह की हमने बाजार में रिकवरी देखी है वो थोड़ी अलग कहानी कह रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के VK शर्मा, KR चोकसी सिक्योरिटीज़ के देवेन चोकसी, और एक बड़े निवेशक विजय केरिया हमारे साथ हैं।
देवेन भाई, आप कह रहे थे कि नया हाई आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ महीनों के दौरान, लेकिन मनीष जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉशियस नजर आ रहे हैं, उनको लगता है कि फ्लोज अब अटकते हुए नजर आएंगे। आप क्या सहमत हैं इस बात से? टेम्पररीली जो फ्लोज अटकते हुए आए उसके लिए एक या दो रीजंस है। सबसे पहले वी आर हेडिंग फॉर ईयर एंड, तो जो एक्टिविटी है वो ग्रेजुअली कम हो जाती है। एंड जो ईयर एंड के बाद जो एक्टिविटी बढ़ती है वो जनवरी 15 के बाद आई थिंक एक एक्टिविटी बढ़ती दिखती है हमें, जैसे नॉर्मली हमने देखा है। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट टेम्परली वी मे हैव सम काइंड ऑफ ए करेक्शन इन द फ्लो। बट इम्पॉर्टेंटली ये फ्लो का मॉनिटरिंग कैसे करना चाहिए, इसकी हमने एक थियरी इवॉल्व की है कि आप जब तक डॉलर इंडेक्स वीक रहता है तब तक आई थिंक मार्केट के अंदर फंड्स आते रहेंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि लंबा कोई घट जाएगा बाजार, बट जैसे डॉलर इंडेक्स यहाँ से घूमते दिखता है, यहाँ से फर्म होते दिखता है, डॉलर फर्म होते दिखता है, वो स्टेज के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट में से फंड्स विड्रॉ होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रूपी डॉलर की पैरिटी में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 45.80 इमीडिएटली एक वक्त आता है, वहाँ पे से एक बार वापस रुपया घूमना शुरू हो जाएगा एंड दैट विल वंस अगेन डेप्रिशिएट बैक टू 46.50 और 46.80। तो ये जो एकाध एक रुपया का जो रिवर्स साइकिल जो चालू जो होएगा उसके अंदर मेरा मानना है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, मे बी आई 5100 or 5150 this can synchronize and maybe I think the fall can happen along with that. I'm not too sure on that aspect, but generally if you want to monitor liquidity you should monitor based on the currency movement and that is where I think you will find the accurate picture coming out to be. ओके शर्मा जी, आप सहमत हैं इस बात से? डॉलर अगर हम देखें दरअसल तो डॉलर में गिरावट जब शुरू हुई, मार्च से ही गिरावट शुरू हुई है अच्छी खासी, और उसके बाद से हमने बाजार में सुधार आते हुए देखा है। तो एक ऐसा एक सीधा कोरिलेशन है डॉलर के साथ, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो अब ये अपने पिछले साल के लोस के काफ़ी करीब है और यहाँ से शायद बाउंस करेगा। मैं जो देवेंद्र चोकसी साहब ने जो आर्गुमेंट सामने रखा है वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, और बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं इन ट्रिगर्स को देखते हैं और अकॉर्डिंगली पोजीशंस भी बनाते हैं। तो ये एक वो चीज़ें हैं, ये वो लेवल्स हैं जहाँ से पोजीशंस को उल्टा भी किया जा सकता है। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है आगे चल के तो मार्केट की हवा उस सेंस में काफ़ी हद तक निकलती है। मैं एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहूँगा कि पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है दो जगह से चलती है, एक तो अमेरिका और दूसरा चीन। अमेरिका के अंदर जो रिकवरी है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 10.2% है। 1982 के टाइम भी ऐसा ही था, 10% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंचा था, और उसके बाद में लोग ये कहते हैं कि जब 10% पे पहुंचा था तो अगले 10 साल में 3 गुना वहाँ के डाउ इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए थे। लेकिन ऐसे रिटर्न्स इस वक्त एक्सपेक्ट करना गलत है, क्योंकि उस वक्त जो ब्याज की दरें थी वो करीब 1982 में 14% थी और फेड के पास बहुत सारी जगह थी इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के लिए। अब जबकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.2% पे है, फेड के पास बिल्कुल जगह नहीं है इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए, बिकॉज 0.25% पे वो ऑलरेडी बैठे हैं जी। तो वर्ल्ड का जो इंजन है वो एक इंजन खराब है, दूसरा इंजन जो चीन है उसको बीच में लग रहा है कि धक्के लग रहे हैं इस बात के कि उन्होंने पूरी जो कमोडिटी मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी कैपेसिटीज पे कैप लगाया है। चीन अगर अपनी कैपेसिटीज पे कैप लगाता है जो उन्होंने अक्टूबर की छुट्टियों से पहले लगाया था तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि उनको बहुत चल के आगे जाते उस सेक्टर के प्रति कोई मोह ऐसा नहीं लगता। ये दो चीजें ऐसी हैं जो मार्केट के गेन्स को कैप करने के लिए मैं लेकिन शर्मा जी हमारे लिए, और यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी जी हमारे लिए इसका क्या मतलब निकलता है? आप ये कह रहे हैं कि जो चीजें दुनिया भर में कंज्यूम होती हैं, दुनिया भर की इकोनॉमी पर डिपेंड करती हैं, कोई भी कमोडिटी, कच्चा तेल हुआ या फिर मेटल हुए, इनको आगे जाते हुए आप इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे? मेरे ख्याल से अगर डॉलर आपका स्ट्रेंथन होता है तो कमोडिटी सबसे पहले वीकन होती हैं, इनवर्स रिलेशनशिप में चलती हैं, और काफ़ी हद तक ये भी देखा जाता है कि जो कंजम्पशन है वो मेरे ख्याल से आगे चल के उस तेज़ी से नहीं भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि चीन ने जो अपना जो पैसा वो डायरेक्टली लेंडिंग करता था वो पिछले महीने के अंदर उनके अंदर काफ़ी गिरावट आई है। तो बाकी प्रोडक्शन बढ़ा है, सब उनके रेट्स वगैरह बढ़े हैं, लेकिन जब पैसा एक बार जो ईंधन है, मूल ईंधन, वो जब आप कम कर रहे हैं तो इकोनॉमी की ग्रोथ आगे चल के स्लो डाउन होगी। तो उस दृष्टि से मेरे को ये दोनों ही जगह पे चिंताओं का एक विषय लगता है। जी विजय, ये बताइए आप कहाँ पैसे लगा रहे हैं? आपने कहा आपकी अपनी थीम्स हैं, स्टोरीज हैं, तो कहाँ पे आप मौके ढूंढ रहे हैं? देखिए, मेरे को तो लगता है ये जो मार्केट है ये पूरा फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है,
और यहाँ पर बहुत सारी थीम है, बहुत सारी स्कीम्स है और बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेगी। और जहाँ तक मैं पहले बताऊँ, जहाँ तक ये डॉलर का और इसका जो प्रश्न है, जो सही बात है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि जब डॉलर 38 रुपया था तब भी मैं तेजी में था, और जब 52 विजय, रुपया लेकिन ये बताइए कि आप खरीद क्या रहे हैं? खरीद रहे मैं अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोरी में मेरा ध्यान तेज है, और मेरे वो टी शर्ट्स मेरे को अच्छे लगते हैं। ओके, यानी ऑटो आप कह रहे हैं, शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक मेजर पार्ट तो वही होगा। ड्यूरेबल्स नहीं, वाइट गुड्स जैसे है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वाइट गुड्स जो कंपनियां हैं, ऐसी कौन सी मेरे को अच्छी कंपनी है? लगती है। हार्डली कोई बड़ी कंपनी है लिस्टेड में, जैसे वर्लपूल है, मेरा वर्लपूल में इंटरेस्ट है, मेरे को वर्लपूल अच्छी लगती है। उसके अलावा वीडियोकॉन वगैरह है, हिटाची है जो वाइट गुड्स वगैरह बनाती है, तो मेरे को वर्लपूल में मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को अच्छी लगती है, मेरा इसमें होल्डिंग भी है। तो एक निश सेगमेंट है जहां पे आप फिलहाल मौके ढूंढ रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे आगे आने वाले महीनों के लिए किन सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए, किन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और किन शेयर से दूर रहना चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के वीके शर्मा, KR चोकसी सिक्योरिटीज़ के देवेन चोकसी और एक निवेशक विजय केडिया। जानने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बाजार के 17,000 पे लौटने के बाद अब क्या करना चाहिए। राय उभर कर आ रही है कि खरीद के मौके ज़रूर ढूंढने चाहिए। देवेन भाई, आपको अगर ये राय देनी हो कि किन शेयर्स में कुछ 2-3 खास पिक्स या थीम्स जिन पे पैसे लगाने चाहिए आने वाले 6 महीने से साल भर के लिए, तो क्या कहेंगे आप? संदीप, जो जहाँ पे ग्रोथ दिखता है वहाँ पे मेरा ध्यान डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर आप काफ़ी कंपनियों को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो मैंने या 2 या 3 कंपनी के ऊपर नज़र रखी है, उसके अंदर एक कंपनी मेरे को सामने आती है, वो एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ है। इसके अंदर अगले 2 साल का एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है, क्योंकि बोथ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम द पावर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर बिजनेस जो पावर सेक्टर में जाता है, ये दोनों के अंदर कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ के आ रही है। तो ये ग्रोथ इसके अंदर काफ़ी हद तक बना है, और ग्रोथ के अंदर कंपनी का वर्किंग अगले 2 या 3 साल तक अच्छा आने की एक संभावना रहती है। तो एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली मेरे को अच्छी लग रही है ये लेवल से इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी जो कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट का जो एक ट्रिगर दिख रहा हूँ, उसके अंदर एक अडानी एंटरप्राइज है। मैंने पहले भी शायद एक कंपनी की बातचीत की है। इसके अंदर पूरे का पूरा कंपनी का बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 500 करोड़ की कंपनी करीबन 8,500 प्रॉफिट करने जा रही है अगले 3 साल के अंदर। तो सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये कंपनी अगले 8 या 12 क्वार्टर तक अच्छे ग्रोथ परफॉर्मेंस में रहने की एक संभावना बनती है। तो ये स्टॉक मेरे को डेफिनेटली अच्छा लगता है। इफ आई हैव टू लुक एट सम अदर स्टॉक, देयर आर मेनी अदर कंपनीज प्रदीप, बट आई थिंक माय चॉइस। पर ये 2 टॉपिक्स हैं आपकी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और अडानी एंटरप्राइजेस, जिन पर नजर रखनी चाहिए अगले कई क्वार्टर्स के लिए, कह रहे हैं देवेन भाई। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे सेक्टर में निवेश करने की सलाह दूंगा जिसके अंदर रेगुलेटरी कंसर्न्स नहीं हैं, और वो सेक्टर है गैस पाइपलाइन का बिजनेस। इसके अंदर जो रेगुलेटर है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के जो रेगुलेशन है वो उनको हेल्प करती हैं। आपकी अगर पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो बगल में दूसरी पाइपलाइन नहीं बनेगी जब तक वो कैप्टिव पाइपलाइन ना हो, और जब तक बहुत आवश्यक ना हो। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को फायदा है। ऊपर से हमारा जो गैस नेटवर्क है वो करीब पाकिस्तान के मुकाबले 1/5वां हिस्सा है, 1/5 है। पाकिस्तान हमसे 5 गुना बड़ा है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमसे 1/4 है। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होने का इसमें संभावना है। शेयर कौन सा होगा? 25 सिटीज ऐसी हैं जहां पे पाइप्ड गैस है। शेयर होगा GSPL, जिसकी 1400 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑलरेडी है, और अगर हम 3 पाइपलाइन जिनको जोड़ें, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है, तो वहां पे मैं समझता हूं कि जो पूरा वॉल्यूम है वो करीब करीब यहाँ से 2 गुना से ज्यादा बढ़ सकता है। और ऊपर से जो कैश जनरेट करती है कंपनी, करीब 700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, तो उसके लिए काफी पैसा रहेगा जो आगे चल के निवेश किया जा सकता है। तो GSPL है आपकी पसंद, जहां पे पैसे लगाने का एक अच्छा मौका यहां पे नजर आता है। शर्मा जी ने कहा GSPL में पैसे लगाएं, और देवेन भाई ने कहा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और अडानी एंटरप्राइजेस खरीद के मौके बाजार में ढूंढने चाहिए। यहां से फिलहाल आगे का रास्ता बेहतर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, देवेन भाई, शर्मा जी और विजय। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।